हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृतिका। वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हम BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से इंग्लिश का पेपर तैयार करें, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम BLLB फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर कैसे तैयार करें। क्योंकि अभी तक जो पैटर्न था वो सब्जेक्टिव था, उसमें एक लंबा सा 15 नंबर का एसी आता था, 15 नंबर का ट्रांसलेशन आता था, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस 15 नंबर की आती थी और 4-4 मार्क्स के आपके आते थे, टेंसेज आते, सेंटेंसेज आते थे, मैगजिम आती थी। बहुत बिल्कुल पैटर्न अलग था वो। अब अचानक से ऑब्जेक्टिव हो गया, वो भी 1 मार्क्स का। अब कैसे आप लोग पढ़ाई करो, कैसे तैयारी करो, ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, कि इंग्लिश में सिलेबस किस तरह से है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। फिर हम चलेंगे एक BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का ही ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वो भी सॉल्व। उसमें देखेंगे हम लोग पहले कैसे कर रहे थे और अब उसी से चेंज होकर अब जो ऑब्जेक्टिव हमारा पेपर बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत कुछ आज आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट जानने वाले हो, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो में, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आपसे इन्फॉर्मेशन छूटे ना। तो चलिए सीधे हम चलते हैं, पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस कि BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है आप लोगों को इंग्लिश का दिख रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें हम देखेंगे हम इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं में हमारा पेपर कहाँ से आएगा ये हमको देखना है इस वीडियो में। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है, इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको लर्न करना होता है लीगल टर्म्स, लीगल मैगजिम और इनके मीनिंग याद करने होते हैं। आपका जो पहले एग्जाम में आता था वो कैसे आता था कि आपका 4 नंबर का आता था, लेकिन उसमें 4 मैगजिम दी गई होती थी। ठीक है, 4 मैगजिम, 4 लीगल टर्म्स दी गई हैं, उनको आपको मीनिंग बताना होता था। और एक 4 नंबर का आता था, लेकिन उसमें एक लीगल टर्म्स दे देता था, उसी को हमें एक्सप्लेन करना होता। 15 नंबर में 3 आ जाती थी। लेकिन अब तो हमारा पेपर सब्जेक्टिव तो रहा नहीं, अब हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, जिसमें आपको एक लीगल टर्म्स दी जाएगी और उसका आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि लीगल टर्म्स को हमें याद करना है। और याद का मतलब रटने से नहीं है कि आंख बंद करके आप लोग रटते रहो, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमें ऑप्शन दिए जाएंगे। एक हमारा क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो हमें रटना नहीं है, हमें बस ये याद करना है किसी भी तरह से कि अगर ये लीगल टर्म्स दे दी जाएगी तो उसमें हम ये अगर करेक्ट आंसर होगा तो हम वहाँ पे पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा एक चीज़ और याद रखना कि कभी कभी क्या, वैसे आपका जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे आपका चॉइस होता है कि आपको लिखना होता है, याद करके लिखना होता है, लेकिन इसमें क्या ऑप्शन आपका कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी लीगल टर्म्स आ सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ लेना और याद कर लेना। ठीक है, किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके उन दोनों को कनेक्ट करके, इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, इसमें आपको लीगल टर्म्स याद करनी है और उसका मीनिंग याद करना है। अब उसको कैसे याद कर सकते हो, वो उसके लिए तरीका खोजना। आप देख के उसको कई बार याद कर सकते हो, या देख के याद कर सकते हो, या उसको किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, या फिर कहीं वीडियो से 2-4 वीडियो आप उसको देखो, उन वीडियोस को सुनो। तो जब देखोगे भी सुनोगे भी तो उससे आपको ज़्यादा याद होगा। तो इस तरह से आप कुछ लीगल मैक्सिम को याद कर सकते हो। ठीक है, लीगल मैक्सिम और लीगल टर्म्स अलग अलग होते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो लीगल टर्म्स आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है वो लीगल टर्म्स पूछी जाती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारी यूनिट होगी, इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, टेंस, कॉन्कॉर्ड, डिटर्मिनर्स और आपके प्रपोजिशनल फ्रेजेस, क्लॉजेस, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेंटेंस दे देगा आपका पॉजिटिव होगा या सिंपल में होगा तो उसको दे देगा कि आपको चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, या फिर नेगेटिव में होगा तो उसको आ जाएगा इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो ये सब आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर इंटर में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या क्लैट का एग्जाम दिया होगा, तब तो आप लोगों ने जरूर ये सब चीज़ों को, ग्रामर को पढ़ा होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे होंगे कि किस तरह से आपका पेपर आता है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है या जिन्होंने दिया है लेकिन उनको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, अगर बहुत से बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आप लोग क्या करिएगा, कोई भी अगर आपके पास इंटर या हाई स्कूल की बुक होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये टेंस से मिल जाएंगे, कॉन्कॉर्ड, डिटर्मिनर से क्या क्या आपका प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मिल जाएंगे, प्रेपोजिशन आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, पैसिव, ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कनेक्टिव से आपको जो कंजक्शन है वो भी आपको मिल जाएंगे वहीं से। तो आप इनको बेसिक पढ़ लेना कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप करेक्ट आंसर फिल कैसे करोगे। ठीक है, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट में आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन स्किल करना है। वैसे तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपके अभी तक सब्जेक्टिव में आता रहा है, उसमें क्या होता था कि एक बड़ा सा आपको पैसेज दे दिया जाता था, उसी में आपको कुछ क्वेश्चन उसके नीचे लिख दिए जाते थे, अब उसको आंसर बताना होता था। लेकिन इसमें आपका चेंज हो सकता है, इसमें हो सकता है कि इस तरह से आ जाए कि एक पैसेज भी हो और उसके नीचे क्वेश्चन भी हो और उसके नीचे ऑप्शन में आंसर भी होंगे, आपको करेक्ट बताना होगा कि इसमें किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। इस तरह से भी आपका एग्जाम में आ सकता है ये पैसिव। तो पैसिव में आपको बहुत कुछ याद नहीं करना है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अच्छी है, या अगर आप लोगों ने एक दो पैसे कंप्रीहेंसिव स्किल्स, कंप्रीहेंसिव जो पैसेज होते हैं, अगर उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दें कि आपके जो पेपर में अभी तक आता रहा है उसमें डेफिनेशन बहुत पूछी जाती थी। जैसे कि आपके एग्जाम में आ जाता था 4 नंबर का या 15 नंबर का कि टेंस क्या है इसको एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है, डिटरमाइनर्स क्या है इनको एक्सप्लेन करना है, या क्या कि आपका कनेक्टिव्स क्या है, कंजक्शन क्या है, ये काफ़ी
काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता था, इनकी डेफिनेशन लिखनी होती थी। तो अब आपके पेपर में इस तरह से आ सकता है कि कोई एक डेफिनेशन लिख देंगे और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये डेफिनेशन किसकी है, इस तरह से भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी। आपके सिलेबस में जितने पॉइंट दिए हैं आपको इन्हीं की डेफिनेशन याद करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है। कभी कभी इडियम फ्रेज की भी डेफिनेशन आ जाती है और यहाँ पे कॉमन एरर्स आपका दिया होगा, ये कॉमन एरर्स की भी डेफिनेशन आ जाती है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल की डेफिनेशन पूछी जाती है, टेंस और कॉन्कॉर्ड की, डिटरमाइनर्स की, और आपका इनकी कनेक्टिव्स की, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन इतनी क्या करना है, पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा रटना नहीं, समझना है कि अगर थोड़ा बहुत भी समझ गए डेफिनेशन क्या है, आपके एग्जाम में लिखा होगा क्वेश्चन में, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से भी आपका हो सकता है कि पेपर आ जाए। हमें हर एक तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उतने तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि क्या फ़ायदा कि आप लोग जब एग्जाम में जाओ नए क्वेश्चन मिल जाएं या ऐसे इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएं कि जो आप पहले से सोच रहे थे कि इस तरह से बन सकता है पेपर, आप अगर ना पढ़ो फालतू में आपके मार्क्स कट जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम पढ़ लें तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन एरर। कॉमन एरर में क्या होता था, आपको आता था, अभी तक आता था सब्जेक्टिव एग्जाम में, कि एक क्वेश्चन होता था कि आपको 4 कॉमन एरर लिखने हैं, जो कि इंडिया में अक्सर कॉमन एरर जो यूज़ किए जाते हैं। तो अभी तक आपको अपने मन से लिखना होता था, लेकिन अब एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, क्वेश्चन में एक सेंटेंस होगा, या क्वेश्चन में सेंटेंस नहीं होगा तो एक क्वेश्चन होगा कि इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। 4 आपके पास क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, यानी 4 आपके पास सेंटेंसेज होंगे, उसमें आपको ये बताना होगा कि ये करेक्ट है, ये आपको इस तरह से भी बताना हो सकता है, या आपको किसी, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन एरर बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपके एग्जाम में कॉमन एरर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 100% है, जिसमें आपको एक सेंटेंस देंगे और उस एक नहीं 4 सेंटेंस देंगे आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, यानी 4 सेंटेंसेज होंगे, उसमें जो करेक्ट होगा आपको वो बताना होगा, या फिर एग्जाम में आ जाएगा इसमें गलत कौन सा है तो आपको गलत वाला बताना होगा। ठीक है, इस तरह से आपका आ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉमन एरर्स पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद आपको एग्जाम में आता था शॉर्ट लीगल नोट्स लिखना होता था। कोई भी टॉपिक दे देते कि इसके ऊपर एक लीगल नोट्स लिखो, तो अब इसमें कैसे आएगा वो तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से देंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि भाई कोई टॉपिक दे दें और उसमें पूछ लें कि, और 4 इसमें ऑप्शन दे दें कि ये जो टॉपिक, ये पैराग्राफ जो लिखा है तो किस टॉपिक के ऊपर लिखा है, हो सकता है इस तरह से आ जाए। तो उसके लिए तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस होगी तभी कर पाओगे, या फिर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक होगी कि आप उस पैराग्राफ को पढ़ के समझ पाओ कि ये इसमें कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद आते हैं जो हमारा 4 यूनिट है। 4 यूनिट में क्या होता था कि ट्रांसलेशन आता था, 15 नंबर का ट्रांसलेशन आता था, एक हिंदी का एक पैराग्राफ लिखा होता था, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था। लेकिन अब आपके एग्जाम में किस तरह से आ सकता है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ ना हो, एक छोटा सा पैराग्राफ 2-3 लाइन का हो, और उसका जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में, उसके 4 ऑप्शन हो सकता है कि बना दें। अब उसमें आपको बताना होगा कि करेक्ट ट्रांसलेशन किसका है, इस तरह से भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन को पढ़ना होगा, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है एसे। एसे आपका 15 नंबर का आता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ट्रांसलेशन एसे आपका कैसे पूछेंगे, क्योंकि एसे तो बड़ा लॉन्ग टॉपिक है, हो सकता है कि कुछ अलग तरीके से पूछ ले, लेकिन एसे का तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे एसे की हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक है या जितने भी पॉइंट इसमें यूज़ किए गए हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे ऐसे हो, चाहे टेंस हो, चाहे आपका फ्रेज हो, टर्म्स, जितना भी वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, कॉमन एरर, ये सारे टॉपिक की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती थी अभी तक सब्जेक्टिव एग्जाम में। अब हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी कुछ इस तरह से पूछ लिया जाए। अब हम आपको दिखाएंगे एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है, वो भी सब्जेक्टिव का है। अब हम कुछ उससे आपको बता देंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत और हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को कि हम अब इससे कैसे हम ऑब्जेक्टिव में तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं। अब आपके सामने स्क्रीन में जो दिख रहा है ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दें जो ज़रूरी बात है कि अभी तक बीएलएलबी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होता था वो सब्जेक्टिव होता था। ठीक है, अभी तक आज तक कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है। अब आप कहोगे कि मैम ये जो आप बता रहे हो किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये किस आधार पर आप बता रहे हो? तो अभी तक जितने भी क्लैट के एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम या जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते थे, उसमें जो इंग्लिश का क्वेश्चन होता था, इंग्लिश का जो पेपर होता था, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आते थे, मैं उस आधार पर बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता था अभी तक सब्जेक्ट एग्जाम में, वो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ क्या है कि आपको जो करेक्ट आपको प्रपोजिशन फिल करना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में दिख रहे हो, मैंने ब्लैक पेन से इसमें फिल भी किया हुआ है ये। ठीक है, पहले ऑप्शन में है सी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी ट्री के नीचे वो सो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में था वो यहाँ पे ब्लैंक था और आपने इसमें करेक्ट फिल किया है। अब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह से आ जाएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, और जहाँ पे आपको फिल करना है उसके लिए जगह छूटी होगी और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब इसमें आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है कि यहाँ जो खाली जगह है तो यहाँ पे ये वाला आंसर फिल होगा।
तो आपके जो प्रपोजिशन वगैरह हैं ये इस तरह से आपके आएंगे, ठीक है, कि आपको करेक्ट प्रपोजिशन के लिए करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब समझ में आ गया? तो प्रपोजिशन आपका इस तरह से आएगा। अब इसके बाद जो आपका है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका है पैसिव वॉइस है, आई होप पैसिव वॉइस, हाँ पैसिव वॉइस का है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि करेक्ट आपको एक सेंटेंस दिया होता था, ऊपर लिखा होता कि इनको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। तो आपको इसमें क्या करना होता था कि भाई आंसर उसको लिख देना होता, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है। लेकिन अब आपके एग्जाम में कैसे आएगा कि क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा, नीचे इसके 4 ऑप्शन होंगे। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो आप उसमें करेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है, जो करेक्ट इसका पैसिव हो वो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा होता था असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना, ये जो आपके एग्जाम में आता था असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना होता था। इसमें भी आपका सेम इसी तरह से आएगा जिस तरह से आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन दिख रहे हैं और ब्लू पेन से आपको आंसर दिख रहे हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा और 4 उसके ऑप्शन होंगे जो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करो या फिर असर्टिव से नेगेटिव चेंज करो या नेगेटिव से इंट्रोगेटिव चेंज करो। ये बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो होगा, और यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं चीज़ों से बनेंगे कि जैसे आपके टेंस सबसे ज़्यादा आएंगे और सबसे ज़्यादा आपके लीगल टर्म्स आएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और आपका पेपर होगा पूरा 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स होंगे। अगर थोड़ी बहुत आप लोग मेहनत कर लेते हो ना, आपकी अगर इंटर में बहुत अच्छी ग्रामर थी तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग लिख के रख लो, क्योंकि अगर आप लीगल टर्म्स अच्छे से याद कर लेते हो और आप लोग क्या कर लेते हो, ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका जो बनेगा आधा पेपर तो इन्हीं चीज़ों से बन जाएगा। और उसके बाद जो बनेगा डेफिनेशन से बन जाएगा, फिर थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन से बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी ये मत सोचो कि इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आएगा या अब हमारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम टाइम है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है तो हम ना पढ़ें। ऐसा मत करना, ये गलती मत करना, वरना पेपर जब आप लोग देखोगे तो क्या पता ऐसा पेपर बनाते जो आपको आ रहा हो लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा हो सब में, कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो बहुत अच्छा पेपर हो जाता। तो वो गलती मत करना, वरना बाद में आपको फालतू में पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते जाओ, पेपर बहुत आसान आएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको पिछले प्रीवियस ईयर का अगर ये चीज़ें आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव आता है आपको, और ट्रांसफॉर्मेशन आता है, टेंस आते हैं, और अगर आपने लर्न कर लिया है, लीगल टर्म्स लर्न कर लिया है, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आता है, अगर इतनी चीज़ें आती हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप इसकी टेंशन मत लो, बस आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब इसमें आप लोग ई आंसर में देख रहे हो, ये जो ई नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है होता है कि डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट चेंज करना होता है, सेंटेंस होते हैं। इसमें भी आपका इसी तरह से आएगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एक डायरेक्ट का सेंटेंस दिया जाएगा, आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इस तरह से आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग कहो कि मैम इसकी एक्सरसाइज करवा दो, तो एक्सरसाइज अभी नहीं करवाएंगे, अभी थोड़ा सा अभी 1-2 अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए। ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें मैं आज सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। आपकी जो प्रैक्टिस होगी मैं अलग वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है, उसमें कुछ मैं 100 क्वेश्चन लूंगी और जिनमें आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, ओके। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बन सकता है। लीगल टर्म्स अभी आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, इसमें क्या पूछा गया है, जो अल्ट्रा वायरस आपका एक लीगल टर्म्स है, इसमें पूछा गया था कि अल्ट्रा वायरस को एक्सप्लेन करो। तो इसमें आपने बता दिया इसका मीनिंग कि बियॉन्ड द पावर, इसका मीनिंग बता दिया, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया इतना लंबा चौड़ा। अब आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव में, सिर्फ और क्या करना है, आपको लीगल टर्म्स देखना है। ये अल्ट्रा वायरस, इसका मीनिंग क्या होता है, बियॉन्ड द पावर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें लिखा होगा लीगल टर्म्स, आपको करेक्ट उसका मीनिंग बताना होगा। इस तरह से आ सकता है, या फिर कोई मीनिंग या कोई सेंटेंस ऐसा लिख दें जिसमें आपको बताना होगा। सपोज जैसे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सपोज ये एक्सप्लेन करने वाली जो चीज़ है ये क्वेश्चन में भी आ सकती है, जिसमें आपको ये बताना होगा कि इसमें करेक्ट जो है लीगल टर्म्स कौन सा है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आपका ज़्यादातर इसी तरह से आएगा कि लीगल टर्म्स दे दिया जाएगा, उसका मीनिंग नीचे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो डिटरमाइनर की डेफिनेशन दी गई है, तो अभी इसमें जो भी डेफिनेशन मैंने लिखी है तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में सीधे डिटरमाइनर की डेफिनेशन पूछ ली जाए, या पूछ लिया जाए ये जो चीज़ है ये किस चीज़ यानी किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको इसके लिए डिटरमाइनर की डेफिनेशन आनी चाहिए, इसके साथ जो मैंने अलग टॉपिक बताए थे उनकी भी डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, और मैंने काफ़ी डेफिनेशन के वीडियो भी बनाए हुए हैं मेरे उस चैनल की प्लेलिस्ट में, आप लोग चले जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे वीडियो जो कि BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो डेफिनेशन याद करने में जो आपको दिक्कत होती है वो आपकी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कॉमन एरर्स हैं, ठीक है, 4 कॉमन एरर अभी तक आ जाता था जिसमें आपको अपनी मन से लिखना होता था। आपने इसमें 4 कॉमन एरर लिख दिए, लेकिन आपके जो एग्जाम में आएगा जो ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें आपको हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि इसमें कौन सा कॉमन, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको फिल करना, छांटना होगा कि ये इसमें गलत है, यानी जो सेंटेंस है इसमें मिस्टेक है, आपको मिस्टेक छांटना होगा और आपको उसमें आंसर बताना होगा, करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको मिस्टेक बतानी होगी। इस तरह से आ सकता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन एरर पढ़नी पड़ेगी। जैसे इसमें ब्लंडर और मिस्टेक दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन अगर जैसे कि सेंटेंस में मैंने लिख दिया है कि
यू हैव मेड अ ब्लेंडर मिस्टेक। ब्लेंडर का भी मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, और मिस्टेक का भी मतलब होता है गलती। दोनों एक ही साथ कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोर और बेटर दोनों का मतलब होता है कि बेटर, देखो कंपेरिजन दोनों से भी होता है, मोर और बेटर से, दोनों को एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। ये थोड़ी थोड़ी कॉमन मिस्टेक है। तो आपको यही क्या करना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको बताना है कि ये मिस्टेक है, या उसमें मिस्टेक आपको छाटनी होगी। जैसे प्लेस और प्लेस दो वर्ड हैं, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है। याद रखिएगा, जो मिस्टेक होंगी, कॉमन मिस्टेक होंगी, वो जरूरी नहीं है कि वो स्पेलिंग की मिस्टेक होंगी। वो स्पेलिंग की भी हो सकती है, इस तरह से मीनिंग का भी हो सकता है, कई तरह की मिस्टेक हो सकती हैं, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, कॉमन एरर की जो डेफिनेशन है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, काफ़ी एग्जाम्पल की भी थ्रू उसमें मैंने बताया। तो आप लोग इन वीडियोज़ को जरूर विजिट करिएगा जाके एक बार, ठीक है। इसके बाद अलॉट और मैनी का भी एक कॉमन एरर है। अब इसके बाद देखो, मीडिया ट्रायल एक वर्ड था, इसको आपको एक्सप्लेन करना था, इस तरह से मैंने इस पेपर में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अब आपके एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह से आ जाए कि मीडिया ट्रायल के बारे में थोड़ा सा सेंटेंस लिख दिया जाए, और उसके बाद 2-3 ऑप्शन दे दिए जाए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें किसके बारे में ये जो लीगल एक शॉर्ट नोट लिखा है किसके बारे में लिखा है। इस तरह से आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। या फिर मीडिया ट्रायल जैसे इसमें लिखा है और आपको आंसर में लिखना था, इसका एक्सप्लेन करना था, तो आपका मीडिया ट्रायल जो वर्ड है, वर्ड क्वेश्चन में दे दिया जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन में आपको बता दिया जाए कि कौन सा एक्सप्लेन वाला करेक्ट है। तो इस तरह से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। कंप्रिहेंसिव स्किल की भी इस डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या कंप्रिहेंसिव जो पैसेज आते हैं, ठीक है, वो आपके पैसेज भी आ सकते हैं। वही लीगल टर्म्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता था कि जिसमें 15 लॉन्ग क्वेश्चन आपके 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता था, जिसमें 3 लीगल मैगजीन दिए गए, लीगल टर्म्स दिए गए जाते थे, और जिनको आपको लिखना होता था, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ आप लीगल टर्म्स याद करिए, उसका मीनिंग याद करिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये ईडियम फ्रेज की डेफिनेशन है। ईडियम फ्रेज आते थे, तो अब आपके एग्जाम में हो सकता है इस तरह से आ जाए कि ईडियम फ्रेज जो है, आपको एग्जाम में ईडियम फ्रेज आ जाए। इसके लिए आपको ईडियम फ्रेज पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग इंटर में अभी पढ़ते थे वही ईडियम फ्रेज आती हैं, बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं आता है। तो उसके लिए आप थोड़ी बहुत ईडियम फ्रेज भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि इस तरह से मैंने लिखा है, प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है कि आपके इस वाले एग्जाम में भी पूछा जाए, ठीक है। जैसे टेंस की डेफिनेशन पूछी गई थी लॉन्ग में, तो इस तरह से मैंने लॉन्ग में डेफिनेशन लिखी थी, लेकिन अब तो आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन टेंस की याद कर लेना। अब ये था आपका एक पैसेज था, ठीक है। तो पैसेज में आपको क्या करना होता है, एक पैसेज लिखा होता है, उसमें आपको क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसके आंसर बताने होते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएंगे। पैसेज आप लोग वहीं पढ़ोगे और वहीं इसके आंसर दोगे। इस तरह से आपका पैसेज भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है, तो इसमें मैंने इस तरह से ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है, 2-4 लाइन का हिंदी में पैसेज दे दिया जाए, और उसके नीचे कुछ ट्रांसलेशन इंग्लिश में दे दिए जाएंगे, और आपको हो सकता है कि करेक्ट आंसर उसमें बताना हो। इस तरह से भी पेपर आ सकता है। अब इसमें तो लीगल एक मैंने बहुत बड़ा एसे लिखा था, तो अब एसे का तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का एसे कैसे पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, तो इसके लिए मैं नहीं बता सकती हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि एसे मैंने नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा कि ऐसे पूछा गया, ऐसे नहीं पूछा जाता है उसमें। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे टॉपिक दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इसके बारे में आपको डेफिनेशन इसकी पूछ ली जाए। और फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी ने तो इसके बारे में कोई एग्जाम का पैटर्न नहीं बताया कि किस तरह से एग्जाम होंगे, और जिस तरह से टाइम बहुत कम है, तो हम यूनिवर्सिटी के तो भरोसे बैठ नहीं सकते हैं। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें खुद अपने आप से सोचना पड़ेगा कि अभी तक क्वेश्चन किस तरह से बनते थे, कहाँ से बनते थे, किस तरह से आते थे। तो अब हमें उसी के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरना जब तक यूनिवर्सिटी, वैसे मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी अब बताएगी कुछ कि किस तरह से पेपर आएगा, क्योंकि अगर बताना होता तो बहुत पहले बता देती। क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। आप लोग जिस तरह से 6 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। आप लोग अपने मन से खुद ही मेहनत करिए, और वीडियो से हेल्प लीजिए, यूट्यूब से हेल्प लीजिए, या अपने बुक नोट्स से हेल्प लीजिए, ठीक है। आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। तो वीडियो कैसा लगा, इसमें दी जाने वाली जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी ऐसे वीडियो से हेल्प हो पाए।